हेलो एवरीवन। अभी अपन शुरू करेंगे ईवीएस का वन शॉट लेक्चर। इसके अंदर सारी की सारी थ्योरी इंक्लूडेड है एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स इंक्लूडेड है। तो ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है एंड इसके अंदर यूनिट वाइज मैंने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या है। जो क्लाइमेट चेंज होता है वो एक लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिकल शिफ्ट होता है अर्थ के एवरेज वेदर पैटर्न के अंदर। कोई भी लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिकल शिफ्ट होगा अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के अंदर डेकेड और सेंचुरीज के अंदर, तो उसे क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। वेर इज ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्रेजुअल इंक्रीज होना अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर के अंदर, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग बोल देंगे। जो क्लाइमेट चेंज है उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो वो है FDI AUP। FDI AUP। सबसे पहले क्या आएगा? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से मतलब CO2, अगर ये कंबशन करेंगे कोल का, पेट्रोलियम का, तो इससे CO2 निकलेगी और जो कि क्लाइमेट चेंज के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड, डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ को अपन कट कर देंगे और जो पेड़ होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और अगर वो कट हो जाएंगे तो वो CO2 को एब्जॉर्व नहीं करेंगे। थर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि एमिट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। फोर्थ, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर भी पेस्टिसाइड्स वगैरह या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र रिलीज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। फोर्थ, अर्बनाइजेशन। रिप्लेसिंग नेचुरल लैंडस्केप। मतलब अर्बनाइजेशन के अंदर मतलब नेचुरल लैंडस्केप जो भी हैं, फॉरेस्ट वगैरह, उनको कट करके ऊपर कंक्रीट अर्बन हीट आइसलैंड बना देना, हीट आइलैंड बना देना। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल है। एक पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा कंजम्पशन होगी एनर्जी की, फूड की, स्पेस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा क्लाइमेट चेंज के अंदर। इफ़ेक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का? ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, सी लेवल राइज होने लग जाएगा, हीट वेव्स बढ़ जाएंगी और फ्लड और ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है मीथेन, एक है नाइट्रस ऑक्साइड, एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बाद में ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन लेयर एक स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है और वो O3 मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। O3 मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा से बना हुआ होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीट किससे होती है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं, उनसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। तो डिप्लीशन का कॉजेज़ क्या क्या हैं? एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेन कॉज इसका ये है। एक है हेलोन्स, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज़ होते हैं, जिसके ब्रोमीन होता है। एक एरोसल स्प्रेज, इसकी वजह से डिप्लीट होती है। ये दो मेन है। बाद में इम्प्लीम इम्पैक्ट ऑफ यूवी पेनिट्रेशन। एक तो मतलब अगर यूवी जो रेज आने लग जाएंगी, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग जाएगी, तो क्या क्या होगा? स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी, और जो मेरीन लाइफ है उसको हार्म होगा। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन एक ऐसी रेन है जिसके अंदर दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन होके ऑक्सीजन के साथ वापस से लैंड पर आती हैं इन फॉर्म ऑफ द रेन, तो उसे एसिड रेन कहते हैं। जो ताजमहल है वो येलो किसकी वजह से हो गया? वो एसिड रेन की वजह से हो गया। इम्पैक्ट क्या है इसका? सोइल की फर्टिलिटी को ये डिक्रीज़ कर देगा, डैमेज कर देगा मॉन्यूमेंट को, और हार्मफुल एक्वेटिक लाइफ कर देगा, क्योंकि जो एसिड रेन होती है उसका 5 के बिलो pH लेवल होता है। अब मल्टी सेक्टर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। तो क्या है मल्टी सेक्टर का इम्पैक्ट? क्या है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम के ऊपर? एक तो हेल्थ कम्युनिटीज़, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, वाटर स्केर्सिटी, क्लाइमेट माइग्रेशन, फूड एंड इनसिक्योरिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या हो रहा है? स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट कॉस्ट आ रही है, टूरिज्म और फिशरी लॉस है। एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप फेलियर, सॉइल इनफर्टिलिटी, पेस्ट अटैक, क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट आ रहा है। अब तो इसके अंदर कुछ एग्रीमेंट है और कुछ प्रोग्राम है। जो अर्थ समिट था वो 1992 रियो द जनेरियो के अंदर हुआ था। इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। इसके अंदर क्या था? ग्लोबल पॉलिटिक्स को किसके ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना बताया गया था। एजेंडा 21 इसका ब्लूप्रिंट
बोल सकते हैं। बाद में आता है यूएनएफसीसी, इसकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या बोलता है, स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैसेस को। जो स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैसेस को, इसका ये गोल होता है। जो कियोटो प्रोटोकॉल होता है वो बोलता है कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिडक्शन को कम करना है, वेयर एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बोलेगा कि उसके अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनको रिड्यूस करना है। फिर रामसर कन्वेंशन आता है, वो क्या है, सस्टेनेबल यूज़ करना है वेटलैंड का, और इट हाईलाइट वेटलैंड एज ए क्रिटिकल इकोसिस्टम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, फूड कंट्रोल एंड बर्ड इनहेबिटेट। फिर साइट्स आते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, इसके अंदर इलीगल जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको बंद करना है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कम करना है। केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो केमिकल वेपन यूज़ होते हैं उनका कम यूज़ करना है। एक है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर 1972 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या है कि सेट करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है जो कि अचीव करने जाने चाहिए 2030 तक। एक NAPCC है, इसके अंदर टोटल कितने 8 कोर मिशंस हैं, लाइक एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, तो एक आर्टिकल 48A है, एक आर्टिकल 51A है, 51G है। इसके अंदर स्टेट को एफर्ट डालने हैं और इसके अंदर एवरी सिटीज़न को एफर्ट डालने हैं। अब कुछ डेट्स आएंगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अंदर आया था। इसका मेन क्या था, ये लीगल फ्रेमवर्क है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड एनिमल को, प्लांट को। इसके लिए एस्टेब्लिश क्या किए थे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सेतु कन्वर्सेशन का पार्ट है। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड जो आया था वो 1974 के अंदर आया था, जिसके अंदर क्या है कि जो भी मेंटेन करना है और रीस्टोर करना है वाटर रिसोर्सेज को। जैसे इसके अंदर था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और यहाँ पर आ जाएगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 के अंदर आया था, जिसके अंदर रैपिड डिफॉरेस्टेशन को चेक करा गया था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड, इसके अंदर 1981 के अंदर आया था, और इसके अंदर AQI से मेज़र करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया था, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में आया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर आया था। अब एक बार ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं, 1972 के अंदर क्या आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, और उसके बाद में 1974 के अंदर आया था वाटर वाला। 1986 के अंदर आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये फॉरेस्ट का लॉ था। 1981 के अंदर जो आया था वो एयर वाला आया था, एंड 1980 के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला आया था। अब सिक्स्थ जो यूनिट है, फिफ्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सिक्स्थ यूनिट पर आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी है वेराइटी, वेरिएबिलिटी और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑन अर्थ, जो कि सारी की सारी फॉर्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, उन सब के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस का बताती है। इसके अंदर होते हैं 3 लेवल बायोडाइवर्सिटी के, जेनेटिक, स्पीशीज़ और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक के अंदर वेरिएशन इन जीन्स विथ सिंगल स्पीसीज़, स्पीसीज़ के अंदर वेराइटी इन नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ प्रेजेंट विथ स्पेसिफिक रीजन, एंड इकोसिस्टम के अंदर वेराइटी इन डिस्टिंक्ट हैबिटेट, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, इकोलॉजिकल, ये इसके अंदर आ जाते हैं। बाद में बायोडाइवर्सिटी जोन क्या क्या है इंडिया के अंदर, 17 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्रीज़ हैं। इंडिया के अंदर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। फिलिप्स के अंदर आ सकते हैं, कौन कौन सा है। मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो है हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीशीज़, इसके अंदर IUCN की एक रेड लिस्ट है। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर क्या है कि सबसे पहली जो कैटेगरी आएगी वो आएगी एक्सटेंट। इसके अंदर कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं है कि जो लास्ट रिमेनिंग है वो डाई कर चुका है। एक्सटेंट एंड वाइल्ड के अंदर क्या है कि सर्वाइव ओनली इन कैप्टिवेटेड, कल्टिवेटेड एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट।
जो सर्वाइवल है वो सिर्फ इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंदर क्या है कि वो हाई रिस्क है एक्सटेंट के ऊपर। इंडेंजर्ड क्या है कि वेरी वेरी हाई रिस्क है एक्सटेंट के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर। वल्नरेबल क्या है कि फेस कर रहा है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड इन मीडियम टर्म फ्यूचर। मीडियम टर्म फ्यूचर के अंदर आएगा तो वो वल्नरेबल है मीडियम टर्म फ्यूचर के अंदर। नियर फ्यूचर के अंदर इंडेंजर्ड है, इमीडिएट फ्यूचर के अंदर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नियर थ्रेटन के अंदर क्या है, क्लोज टू क्वालिफाइंग द थ्रेटन्ड कैटेगरी, मतलब थ्रेटन्ड कैटेगरी के अंदर आने वाला ही है। लीस्ट कंसर्न क्या है, जो इवेल्युएट ही नहीं किया गया है। अब इसके अंदर आते हैं नेटिव स्पीसीज़। नेटिव स्पीसीज़ वो होते हैं कि जो स्पेशली अकर करते हैं, नेचुरली अकर करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं उस स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल एरिया पे। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होते हैं, स्पीसीज़ कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू सिंगल एंड स्पेसिफिक एरिया। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पर जो मिलते हैं उसे बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़। एलियन स्पीसीज़ क्या होते हैं कि जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंटेंशनली और एक्सीडेंटली बाय ह्यूमन इनटू इकोसिस्टम, उन्हें एलियन बोलते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज़ वो होते हैं जो कि एग्रेसिव एलियन स्पीसीज़ होते हैं और जो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, जिसका लैंटेना, कैमरा एंड वाटर है थे, ये इसके एग्जाम्पल है। अब एक इंडिकेटर स्पीसीज़ होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म हुज प्रेजेंस एब्सेंस डायरेक्टली इफेक्ट करती है हेल्थ को, एनवायरनमेंट के कंडीशन को। लिचिन्स आर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ दिस इंडिकेटर स्पीशीज़। कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होती हैं, जो स्पीशीज़ जो कि एक्सर्ट करती हैं डिस्प्रपोर्शनेट लार्ज अमाउंट इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड रिलेटिव अब्सेंडेंस, इसको कीस्टोन। अम्ब्रेला स्पीसीज़ वो होती हैं जिनका लार्ज हैबिटेट रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली और वाइड एरिया ऑफ अदर स्पीसीज सेम हैबिटेट। एशियन एलिफेंट इसका एग्जांपल है। फ्लैगशिप स्पीसीज़ वो होती हैं जो कि विजुअली अपीलिंग होती है, स्पीसीज सिलेक्टेड टू एक्ट एज ए एम्बेसडर और पब्लिक सिंबल के लिए मानी जाती है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर। एज स्पीसीज़ वो होती हैं जो कि लाइव इन ट्रांजेक्शन जोन होती है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोनॉमी, सर्टेन बर्ड इसके एग्जांपल हो गए। थ्रेट टू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या आएगा, हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैंड लाइफ कन्फ्लिक्ट, बायोडाइवर्सिटी इन्वेजन, करंट मास एक्सटेंशन क्राइसिस। इन सेतु कन्वर्सेशन होते हैं जो कि कंजर्विंग करना प्लांट को विद इन नेचुरल हैबिटेट के अंदर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर। एक्स सेतु के अंदर क्या होगा, आउटसाइड नेचुरल रिसोर्सेज, जू और बोटेनिकल गार्डन। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और वल्चर ब्रीडिंग। एक्स सेतु कन्वर्सेशन क्या है और कोज क्या है, डाइक्लोफेनिक है। जो लास्ट यूनिट आती है वो ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट आएगा। इसके अंदर कॉजेज़ क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन की, अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ एडवांस हो गई हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। अर्ली मैरिज के अंदर रिप्रोडक्टिव विंडो होती है जो वुमेन की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ सकती है। एक पॉवर्टी की वजह से कि फैमिली जो होगी, वो सोचते हैं कुछ लोग कि मोर चाइल्ड को एक एडिशनल वर्किंग हैंड की तरह देखते हैं कि जो इनकम जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन। इलिटरेसी की मतलब प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है, कि लो अवेयरनेस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग की रिगार्डिंग, और फैमिली प्लानिंग अनअवेयरनेस, लिमिटेड एक्सेस है सोशल टेबूज का सराउंडिंग मॉडर्न कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पता ही नहीं है। एनवायरनमेंट हेल्थ एंड इम्पैक्ट, कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस का जो कि डायरेक्टली एमिट कर दिया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, उसे कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। रीसेटलमेंट एंड रिहेबिटेशन का मतलब क्या होता है, रीसेटलमेंट का मतलब होता है फिजिकल फ्लो कर देना, डिस्प्लेसमेंट कर देना पीपल का एक न्यू लोकेशन के ऊपर। बाकी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, सिर्फ बेसिक शेल्टर, हाउसिंग और इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड करना। लेकिन जो रिहेबिटेशन होता है इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो कि एम करता है कंप्लीट रीबिल्डिंग, डिस्प्लेसमेंट पर्सन लाइफ टू इंश्योर स्टेबल एंड सस्टेनेबल, फार डीपर देन शेल्टर एंड इनकम पासिंग। तो यहाँ पर अपना ये पूरा जो ईवीएस का सिलेबस वाइंड अप होता है। मैंने ट्राई किया है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, उनकी डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आ जाए। आई होप कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। थैंक यू।